और मीरा जी से ही प्रारंभ करता हूं, जिसकी चर्चा कई सदस्यों ने की कि भाई बड़ी चिंता जताई इन्होंने कि स्कूल में शिक्षक नहीं, और बातें उनकी बातें आ चुकी है। मणिपुर के बारे में बोल दीजिए मेरे दीदी। मीरा जी पूरा बोले, आज पूरा बोले। चल समय 1 मिनट। अच्छा, कल आपका शून्य कर लिया जाएगा। इनकी बातों को हमने सुना है तो सर मैडम आप प्लीज रुक जाइए और हमारी बातों को भी सुन करके जाइए। यही समझा जाएगा कि झारखंड की जनता के बारे में अब सोचना नहीं चाहती है मैडम। चलिए चलिए। इन लोगों को बर्दाश्त नहीं होता है, क्या रहेंगे। मैं बजट की चर्चा को प्रारंभ करता हूं अध्यक्ष महोदय। और सबको ज्ञात है कि आर्थिक स्वतंत्रता से ही राजनीतिक स्वतंत्रता को आधार माना जाता है। कितना समय है देखिए जोर के। मैं सदन का उन बातों की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा जो बजट की विशेषताएं हैं। जो यह बजट और दूसरे सालों के बजट से अलग करता है। बजट के पेश करने वाले माननीय मंत्री जी नहीं है। आज जिस दिन बजट वो पेश कर रहे थे, आपने देखा होगा उनके लिबास को, तो लगा कि उनका अंदाज कुछ और है, तो बजट तो कुछ और होना ही चाहिए। और सच में उसी अनुरूप बजट भी है। इसीलिए मैंने उनके लिए 2 पंक्तियां लेके आई थी, वो है नहीं। वो पंक्तियां यही है, तेरा हौसला अलग है, अंदाज भी अलग है। तेरा हौसला अलग है, अंदाज भी अलग है। मुझे लग रहा है तेरा परवाज भी अलग है। परवाज माने उड़ान होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि इस बजट की उड़ान बिल्कुल अलग है, चीजें अलग है। बड़ी चिंता जताई है प्रतिपक्ष के लोगों ने कि 1,45,000 यह जो बजट का आकार है, सरकार पैसे लाएगी कहां से। हमें लगता है कि प्रतिपक्ष के लोगों को थोड़ा देखना चाहिए, गौर करना चाहिए। बड़ी स्पष्टता से सरकार ने इन बातों का जिक्र किया है कि हमारे 1,45,000 के स्रोत कहां से हैं। और अगर देखें रुपीज कम्स फ्रॉम, अगर इस सार को देखें बजट का अध्यक्ष महोदय, तो बड़ी शालीनता से सरकार ने कहने का प्रयास किया है और स्पष्टता से कि हमारे 42% पैसे अपने रिसोर्सेज से है, जो अपने ऑन टैक्सेस है राज्य का, और 32-32.5% जो सेंट्रल के शेयर है स्टेट का, उससे है। फिर अध्यक्ष महोदय ग्रांट इन एड है लगभग 12%। एक रिसोर्स को सरकार के ने स्पष्ट करने का प्रयास किया है। और कल बाबूलाल जी एक मिनट। हाँ देख लिया, हम देख लिया चिट्ठी, हम देख लेते, दिखवा लेते। ठीक, चलिए। मैं कह रहा था अध्यक्ष महोदय कि जिस स्टेट शेयर की बात कही जा रही थी कि सेंट्रल कृपा कर रही, वो कृपा नहीं है, उनकी बाध्यता है। आप अगर संविधान के 280 को देखें तो उसमें यह स्पष्ट बात है कि एक वित्त आयोग होगा और वित्त आयोग सेंट्रल और स्टेट के पैसों को डिवाइड करेगा। भाई किन किन राज्यों को किस प्रकार से हिस्सेदारी मिलेगी, वही हमें हिस्सेदारी देती है, वो कृपा नहीं करती। उस हिस्से को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं अध्यक्ष महोदय। लेकिन जो बातें बार बार आ रही है कि भाई सेंट्रल सहयोग करना चाहती है, मैं केवल 2 उदाहरण पेश करता हूं कि सेंट्रल राज्यों को सहयोग करना नहीं चाहती, और उसके 2 उदाहरण काफी है। आपको 2017 अगर याद हो अध्यक्ष महोदय कि जीएसटी को बड़ी धूमधाम से भारत सरकार ने कहा एक देश एक टैक्स, और कहा कि इससे आर्थिक ढांचा मजबूत होगा, राज्यों की भी आर्थिक ढांचे में मजबूती में सहयोग मिलेगा। अध्यक्ष महोदय जब उसके आकलन किए गए तो छोटे छोटे राज्यों को बड़े घाटे दिखने लगे। छोटे राज्यों ने विरोध किया कि जीएसटी हम नहीं सह सकते। फिर भारत सरकार ने कहा कि भाई जो ये घाटे का होगा, उस घाटे को हम आपके सामंजन करेंगे, उसके लिए जो हमने फंड अलग से रखा है, उस फंड के तहत आपका सामंजन करेंगे अध्यक्ष महोदय। और
5 वर्षों तक उन्होंने कहा था कि इसके सामंजन करेंगे और उसके लिए प्रोटेक्टेड फंड उन्होंने कहा कि मेरे पास है। 5 वर्ष जब पूरे हुए 2021-22 आपको याद होगा, भारत सरकार ने हाथ उठा दिया, बोला राज्यों को हम पैसा नहीं देंगे, आप उधार में ले सकते हो, हम पैसा आपके हिस्से का नहीं देंगे। फिर राज्यों ने विरोध किया और राज्यों ने विरोध किया। जो टैक्सेस पहले लगे थे, कंपनसेशन टैक्स जो तंबाकू या लग्जरी चीजों में, इसके लिए अलग से लगाया गया था अध्यक्ष महोदय, फिर 2026 तक लगा दिया गया। यानी राज्यों के साथ किस प्रकार से भेदभाव। आज बाबूलाल जी रहते तो मैं उनसे पूछता क्या है ये, राज्यों के साथ भेदभाव नहीं तो क्या है, ये राज्यों के साथ ज्यादती नहीं तो क्या है। दूसरा उदाहरण छोटा सा रखना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय। उस दिन मैंने रखा था कि किस तरह से हमारे वृद्धा पेंशन के पैसे को, जो इंदिरा गांधी नेशनल वृद्धा पेंशन के पैसे को रोक के रखा है। मैं आज दूसरा उदाहरण आपके सामने दे रहा हूं अध्यक्ष महोदय, वो ये है कि भारत सरकार ने किस प्रकार से, विस्तृत रूप से बताएंगी ग्रामीण विकास मंत्री, लेकिन मेरे पास जो सबूत है अध्यक्ष महोदय वो ये है कि जो भारत सरकार हमारे जो पैसे रोक के रखी है, मैं एक उदाहरण आपके सामने रख देता हूं अध्यक्ष महोदय। प्रधानमंत्री आवास योजना वर्ष 2023-24 कुल आवास आवंटित किया भारत सरकार ने अध्यक्ष महोदय 8,63,347। झारखंड उसमें शून्य है अध्यक्ष महोदय। हिमाचल प्रदेश को 13,690, झारखंड 0। आपके उत्तर प्रदेश को देखें अध्यक्ष महोदय तो 1,44,201, उत्तराखंड को 22,544। झारखंड के साथ भेदभाव क्यों? इनके आवंटन 0 है, एक आवास नहीं मिला। उसके पहले के वर्ष को भी देखें अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ने कुल 23,22,614 आवास आवंटित किए पूरे देश में। फिर झारखंड अगर 10वें नंबर पर, यहां शून्य अध्यक्ष महोदय। बताएं प्रतिपक्ष के लोग कि ये झारखंड के साथ अन्याय नहीं तो क्या है? झारखंड के हिस्से को क्यों रोक के रखता है? झारखंड के विकास में आप क्यों सहयोग नहीं करना चाहते? बड़ी बड़ी बात कहने से नहीं होगा, उसके प्रमाण ये है अध्यक्ष महोदय। इसलिए मैंने कहा कि कुछ उदाहरण के तौर पर मैं रखना चाहता हूं। और जब 1,36,000 की बात होती है तो ढाल बन के खड़े हो जाते हैं। उन्हें ढाल नहीं बनना है, अगर सहयोग करना है तो उन्हें जनता का तलवार बनना होगा और यह हिसाब भारत सरकार से उन्हें लेना होगा। अध्यक्ष महोदय, मैं कल विपक्ष की बातों को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि प्रति व्यक्ति आय कि हम 26वें नंबर पर है। मैं मानता हूं 26वें नंबर पर है, लेकिन इस बात को वो भूल गए। इन 4 वर्षों में अध्यक्ष महोदय आय में हमारी बढ़ोतरी हुई है। अभी आज जो 2020-21 में हमारा प्रति व्यक्ति आय सालाना 88,500 था और आज 2023-24 में अध्यक्ष महोदय 1,05,224 रुपये प्रति व्यक्ति आया है। हमारी बढ़ोतरी हुई है, हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। और राज्य सरकार के जो कारण जो बढ़ोतरी हुई है, भारत सरकार के औसत बढ़ोतरी से हम अधिक है अध्यक्ष महोदय। योजना गैर योजना मत की बात करते थे, आज गैर योजना योजना मत के भी जो अनुपात है अध्यक्ष महोदय वो भी बेहतर हुआ है। अगर आप 2019-20 को देखें तो 47:53 था, 2025-26 में 37:63 हुआ, वो भी बेहतर हुआ है। कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, 9.5% की दर से कैपिटल एक्सपेंडिचर की भी बात इन्होंने बढ़ाई है। अध्यक्ष महोदय, जिस मैया सम्मान की बात होती है, एक ऐसी योजना है जो इस राज्य की आर्थिक विषमता को दूर करेगा और गठबंधन की सरकार ने जो कहा उसे पूरा किया है। अध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्ट बातों में एक बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि मेरे पीछे भी वक्ता है कि सरकार ने जो इस बार बजट भाषण में जिसका जिक्र किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी को, वित्त मंत्री जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं कि टीएससी के तर्ज पर इस बार अनुसूचित जाति सलाहकार समिति भी बनाने का इन्होंने फैसला लिया है, जो राज्य के 14% दलितों के हक में होगा, उनकी सलाह से भी। लेकिन मेरा आग्रह होगा, उन्हें अधिकार मिलना चाहिए, केवल वो शोभा का वस्तु बन के ना रह जाए। उन्हें इतना अधिकार युक्त दीजिए
उनकी सलाह को मानने के लिए सरकार बाध्य हो, ये सरकार को करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, अंत में झारखंड सरकार से मेरी केवल 1 मिनट में मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। एक आशा भरी निगाहों से जिस बेरोजगारी की बात चर्चा होती है, देश ने ठगा है, लोग बड़े ठगे महसूस कर रहे हैं यहाँ के नौजवान। झारखंड की सरकार से बड़ी आशा भरी निगाहों से वो आशान्वित है कि ये सरकार मेरा कल्याण करेगा। आपने सोचा है कि हम उसकी बहालियां करेंगे, थोड़ी तेजी करनी चाहिए। मेरा आग्रह होगा उन नौजवानों की ओर से कि इन बहालियों में सरकार तेजी लाए, जल्दी उनकी आशा में हम ठोस सबूत देकर के उनकी बहालियों को प्रारंभ करें, ये मेरी विनती होगी। और अंत में कुछ ज्यादा न कहते हुए कुछ बस इतना ही कहूंगा, कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा, हर एक संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। मैं फिर से एक बार अच्छे बजट के लिए, जो कल्याणकारी बजट है, नौजवानों के हित में है, किसानों के हित में है, झारखंड के हित में है, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं, क्योंकि मेरे उपनेता को भी बोलना है, यही मैं वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। सरजू राय जी।